25 से 30% रिटर्न आ रही है और क्या चाहिए। और आज एसएमईज को ना 10, 15, 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए का एक बगैर ब्याज का पैसा मिल जाए ना, हम कंपनी में रॉकेट लगा देते हैं। सही बात है कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश पंचरमानी। आज मैं आपको एसएमई आईपीओ में एक और ताज़ा खबर आई है जिसमें सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स, जी हाँ, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, जिनके पास यामाहा मोटर बाइक के 2 शोरूम हैं, साहनी ऑटोमोबाइल के नाम से ऑपरेट करते हैं और 2 शोरूम होते हैं, 8 एम्प्लॉय और सिर्फ 12 करोड़ का आईपीओ, जिसमें तकरीबन 4800 करोड़ का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, 400 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ये हुआ कैसे, क्या हो रहा है एसएमई आईपीओ में और क्या वजह थी कि जिस कंपनी के फंडामेंटल भी स्ट्रांग नहीं है वहाँ पे इन्वेस्टर्स की इतनी भारी भीड़ लगना, क्या वजह है? तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल क्या है, इनके इश्यू में किन फंडामेंटल्स की कमी थी और उसके चलते फिर भी ये ओवर सब्सक्राइब कैसे हो गया, उसके रीज़न क्या है और इसके आने वाले टाइम में क्या नतीजा भुगतना पड़ता है इन्वेस्टर्स को अगर फंडामेंटली वीक कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स का पहला उसूल है कि जहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रांग हो, मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, रिस्क कम से कम हो, आगे ग्रोथ का स्कोप हो, वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और जहाँ तक के एसएमईज की बात करें, एक बहुत अच्छी बात हुई है। एसएमईज इस देश की एक बैकबोन है, प्रॉफिटेबल होते हैं, स्टार्टअप की तरह नुकसान में नहीं। जी हाँ, आप भी एसएमई हैं, हम भी एसएमई हैं, हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमारी नज़र हमेशा प्रॉफिट पे रहती है। पर एक कमी है कि एसएमई प्रॉफिट दिखाते नहीं हैं। आज उनको समझ में आ रहा है कि टैक्स की चोरी करना अच्छी बात नहीं है। आप 1 करोड़ टैक्स बचाते हैं, अपना 50 करोड़ का नुकसान करते हैं। क्योंकि 1 करोड़ का टैक्स बचाएंगे, आप समझिए 3 करोड़ का प्रॉफिट बचा रहे हैं। 3 करोड़ का प्रॉफिट ना दिखा के स्टॉक मार्केट में आपको 15 गुना के आसपास वैल्यूएशन मिलती है, 45 करोड़ का आपका नुकसान है। तो अब जब एसएमईज को ये समझ में आया है तो बहुत अच्छे आईपीओ हो रहे हैं। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 90 के दशक में जब हमारा आईपीओ आया था 1995 में, सिर्फ 1.25 करोड़ का आया था। उसके पहले 77 के आसपास रिलायंस का आईपीओ आया था, धीरू भाई अंबानी, वो 2 करोड़ 38 लाख था। कोई हमारे ही टाइम में 95-96 के आसपास कोई इन्फोसिस का आईपीओ आया होगा 2-4 साल आगे पीछे, वो भी 13 करोड़ का था। तो आईपीओ उस टाइम ऐसे ही आते थे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक एसएमई एक्सचेंज था। लेकिन धीरे धीरे जैसे कंपनियां बड़ी होती गई, बहुत सारे स्कैम हुए। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक स्कैम हुआ था हमारे टाइम में पवन सचदेवा का, एमएस शूज ईस्ट, नकली एक्सपोर्ट, बहुत सारे नकली एक्सपोर्ट, नकली सरकार से इंसेंटिव लिए जा रहे थे। रोज़ गाड़ियों के सामने, आज मर्सिडीज, आज BMW, आज रोल्स रॉयस के सामने उनकी फ़ोटोज़ आ रही थी। और बाद में जब भाटा फूटा तो उसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन बंद हो गया था जी। 3 दिन, वो इशू आने के पहले ही सारा भाटा फूट गया। इकोनॉमिक टाइम्स ने बहुत बड़ी स्टोरी दी थी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया था और उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। वो एक 5 स्टार होटल खोल रहे थे डिफेंस कॉलोनी हुडको के आसपास कहीं पर, वहाँ पर वो ज़मीन भी फंस गई थी। तो वो ज़माना था जब सेबी ने बहुत सख्ती कर दी और छोटी कंपनियों का आना बंद हो गया और धीरे धीरे करके बड़ी कंपनियाँ ही आईपीओ ला पा रही थी। तो फिर से एक बार नज़र गई कि 20 मुल्कों में एसएमई आईपीओ के एक्सचेंज खुले, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी एसएमई एक्सचेंज खोला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एमर्ज के नाम से खोला और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एसएमई एक्सचेंज खोला। तो यहाँ तक तो कहानी ठीक थी। 7-8 साल किसी का इंटरेस्ट नहीं आता था कि इतनी छोटी छोटी कंपनियों में कौन लगाए। कोई 2-1 साल पहले इन छोटी कंपनियों में कुछ अच्छी कंपनियाँ आ गई जिनके प्रॉफिट दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे थे, फंडामेंटल अच्छे थे। और आज एसएमईज को ना, आपको या हमको 10, 15, 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए का एक बगैर ब्याज का पैसा मिल जाए ना, हम कंपनी में रॉकेट लगा देते हैं। सही बात है कि नहीं? तो वो जब कुछ अच्छे प्रमोटर थे जिन्होंने मेहनत करके ईमानदारी से कंपनी को रॉकेट लगाया, तो सडनली उसमें बहुत सारी लोगों की वेल्थ क्रिएशन होने लग गई। क्योंकि एक कंपनी जो 40 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे आती है और 10 से 25 करोड़ रेज करती है और अगले 2 साल में जब तक वो मेन बोर्ड पे जाती है, उस कंपनी की अगर टर्नओवर 2 गुना, 3 गुना या 5 गुना बढ़ती है और प्रॉफिट बढ़ता है, तो 1 करोड़ रुपए का 50 करोड़ का 100 करोड़ का 1 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का 1 लाख 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 रुपए का 1 ला
तो इन्वेस्टर्स की नज़र जानी तो लाजमी है, क्योंकि अब कंपनी पब्लिक हो गई, हर आदमी एनालिसिस कर रहा है, और जहाँ प्रॉफिट होता हुआ इन्वेस्टर भागता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर भागते हैं, फैमिली ऑफिसेज भागते हैं, झुंझुनवाला फैमिली, दमानी फैमिली, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड उस कंपनी की तरफ भागने लगते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि एसएमई इतने प्रॉफिटेबल है यार, ये तो बढ़िया कंपनी है, हम तो भाग रहे हैं स्टार्टअप्स के पीछे जिनका तो आईपीओ खुलता ही नुकसान में, और आज देख लीजिए पेटीएम का क्या हाल है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एसएमई आईपीओ ने आग पकड़ ली। अब जब आग पकड़ा तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे भी आएंगे। तो अब ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ऐसी ऐसी कंपनियां आ रही, जैसे ये कंपनी रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल। अब इन्होंने देखा जाए तो कानून को पूरा फॉलो किया, सब कुछ ठीक है। उनके जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट होता है जो डलता है अप्रूवल के लिए, और इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें पूरे डिस्क्लोजर है। अब देखिए, आप डिस्क्लोजर देखिए और इन्वेस्टर की क्या बोलते हैं कि आंखें कैसे बंद कर लेते हैं इन्वेस्टर्स किस तरह से अनदेखा देखा अनदेखा कर देते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि कंपनी ने आरओसी की कंप्लायंस नहीं की हुई है, उसके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। कंपनी एक ही कस्टमर पे डिपेंड है। तीसरा, इन्होंने लिखा है कि कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो है। तो जितने भी रिस्क हैं वहाँ पर मेंशन है, लेकिन फिर भी देखा अनदेखा हो गए। और उसके चलते जैसे जो भी एसएमई आईपीओ, जैसे .com के टाइम में 2000 में जिसने भी .com लगा दिया उसका शेयर भागना शुरू हो गया, वैल्यूएशन भागनी शुरू हो गई। तो आज जिसने भी एसएमई लिख दिया और उसका आईपीओ आ रहा है तो भीड़ लग जाती है, और 100 टाइम 200 टाइम 500 टाइम और सब्सक्राइब हो रहा है। किसी को 10,000 करोड़ ज़्यादा मिल रहा है, किसी को 5,000 करोड़ ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा से मतलब है वो वापस करना पड़ता है, लेकिन ओवर सब्सक्राइब होने से फिर वो दुगने रेट पे खुल रहे हैं। तो फ़ायदा इतना हो रहा है कि आज इन्वेस्टर जहाँ पैसा लगाता है, देखो पैसा लगाना पड़ता नहीं, आपके बैंक में वो पैसा 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो 2 लाख रुपये आपने लगाए, हफ्ते में 4 लाख हो रहे हैं, तो क्या बुरा है। तो इसलिए भीड़ लगी हुई है, क्योंकि एक्चुअल पैसा नहीं लग रहा है, उतना पैसा आपके सेविंग अकाउंट में सिर्फ ब्लॉक हो रहा है। तो इसलिए लोग कहते हैं लगाते चलो, मिलते हैं नहीं लगाते चलो, और किस्मत से अगर 2-4 में मिल जाता है तो पैसा दुगना हो जाता है। तो इसलिए भीड़ लगी हुई है। लेकिन रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल का शेयर नहीं खुला फायदे में, 117 रुपये का था, 117 में ही खुला, और कल मैंने चेक किया 112 रुपये। ये कुछ ऐसे आईपीओ में से एक आईपीओ है जो पहली बार लिस्टिंग के बाद शेयर होल्डर्स को घाटा दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपकी ज़रूरत होती है कि आप थोड़ा सा ध्यान से इन्वेस्ट करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, और ये देखें कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। यहाँ पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंट बैंकर्स की बनती है। जो मर्चेंट बैंकर्स ये देख रहे हैं, मैं उनको फिर से कहूँगा कि ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपको भी अपनी एक रेपुटेशन बनानी है। ये आपका बिजनेस है, फीस अच्छी लेते हो मैं समझता हूँ, लेकिन उस फीस के चक्कर में फंडामेंटली वीक कंपनियों को मत ले आओ। सेबी से मेरी गुजारिश है कि इतना सख्त कदम मत लेना कि एक अच्छी चलती हुई गाड़ी रुक जाए। अच्छे एसएमई आईपीओ जो आ रहे हैं, आप सिर्फ थोड़ा सा और स्ट्रांग नॉर्म्स को कीजिए कि कैश फ्लो नेगेटिव कंपनियां नहीं आ पाएँ, प्रॉफिटेबल आ पाएँ। मैं अभी आप लोगों को और थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा कि, लेकिन फ़िलहाल सेबी को ये चाहिए कि थोड़े से नॉर्म्स को टाइट करें कि क्वालिटी आ पाए, क्योंकि क्वालिटी आ रही है, एसएमईज लार्ज कंपनियां बन रही हैं, और उससे देश में वेल्थ क्रिएशन हो रही है, देश में जॉब क्रिएशन हो रही है। तो एक अच्छा सा माहौल बना हुआ है। इस पार्टी को ख़राब नहीं करना चाहिए कि अगर 1 या 2 गलत लोग आ गए। तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ डेटा में ले चलता हूँ कि क्या क्या हिस्ट्री हुई और क्या क्या हो रहा है। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल राहुल साहनी ने और अपने 2 और को फाउंडर के साथ 2018 में सेट की, जिसके अंदर कंपनी ने 23 इंटरनल रिस्क रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट पे बताए और 15 एक्सटर्नल रिस्क बताए हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने बात योग्य है कि 20-21 में प्रॉफिट 16,000 है और 22-23 में प्रॉफिट 1.5 करोड़ हो गया, जिसके ऊपर इनका आईपीओ आया। तो 16,000 से 1.5 करोड़ रुपए, सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि एक साल में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और हो सकता है जेन्युइनली प्रॉफिटेबल भी हुई हो, लेकिन ये सारे जो रिस्क हैं, रिलेटेड कंपनी ट्रांजैक्शन, एमसीए पोर्टल में कंप्लायंसेस की कमी, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे रिस्क मेंशन किए हैं जो करने होते हैं हर एक को। और इन्वेस्टर्स को चाहिए कि अपनी आंख खुली रखो भाई, बायर्स बीवेयर। इन्वेस्टर्स को ठगने के लिए तो बहुत लोग आते ही रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान करना है। और यहाँ पर तो इन्होंने पूरे के पूरे नॉर्म्स, जो भी एक्सचेंज के सेबी के नॉर्म्स है, वो सारे फुलफिल किए हैं।
ये अलग बात है कि उन नॉर्म्स को थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करना, ये ज़रूर ध्यान करके, नहीं तो भाई नुकसान खा जाओगे। इसके अलावा कंपनी पे कर्जा 2,70,00,000 था 20-21 में, जो बढ़ के 22-23 में 9,40,00,000 हो गया। तो डेट भी बहुत हैवी है, और जिस कंपनी में बहुत सारा कर्जा होता है ज़्यादा करके अमूमन तौर पे, वो कंपनी थोड़ी मजबूत नहीं होती। डेट फ्री कंपनी जो अपने इंटरनल फंडिंग से ग्रो कर रही हो, वो हमेशा एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, ये ध्यान करके चलिएगा। तो अब इन्वेस्टर्स क्यों भैया इतने पागल हो रहे हैं, लालची हो रहे हैं, ग्रीडी हो रहे हैं? क्योंकि 16 करोड़ डीमैट अकाउंट खोले हैं भाई, जिसमें से 75% नए हैं। अब ये नए जो इन्वेस्टर हैं, इन्होंने तो मार्केट को चढ़ते ही देखा है पिछले 3 साल से, इन्होंने तो गिरते देखा नहीं। इन्होंने वो टाइम देखा नहीं जब बाजार गिरता है, धमाधम होती है, लोगों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं ओवरनाइट। कई लोग तो इतना घाटा खा जाते हैं, जो जुआ खेलते हैं, लेवरेज करते हैं, कि सुसाइड करने तक नौबत आ जाती है। वो टाइम तो इन्होंने देखा ही नहीं। तो इनको लग रहा है कि बढ़िया पार्टी चल रही है यार, जहाँ जा रहे हैं, जिस घर जा रहे हैं, वहाँ तो पार्टी हो रही है, तो ज़िंदगी तो पार्टी हो गई हमारी। तो ये रोज़ पार्टी कर रहे हैं कि ठीक है, जिस कंपनी में लगाओ पैसा बढ़ रहा है तो हर जगह ही बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, और जिस दिन ये पार्टी रुकती है, उस दिन का सीन बड़ा ही खतरनाक होता है। अब मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ 2017 से 24 के बीच में, थोड़े से डेटा आपको बताता हूँ, जहाँ से आपको आइडिया होएगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। 2017 से 24 के बीच में 45 कंपनियां मिड कैप से लार्ज कैप बन गई, 78 कंपनियां एक कैटेगरी नीचे चली गई, 5 बड़ी कंपनियां स्मॉल कैप भी बन गई, लार्ज कैप से स्मॉल कैप, 20 लार्ज कैप से मिड कैप बनी, और 53 कंपनियां 53 कंपनीज मिड कैप से स्मॉल कैप भी बनी। तो ये ऊपर नीचे जो चल रहा है 17 से 24 तक, ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है। और बहुत सारी कंपनियां जिनके आईपीओ है 17 से 24 के बीच में, आज वो ऑलमोस्ट बंद भी हो चुकी हैं। कम हुई हैं, लेकिन हुई हैं। 1990 के दशक में तो बहुत सारी बंद हो जाती थी। कितने ही लोगों के पास, मेरे पास खुद के पास एक ऐसी फाइल पड़ी है जिसमें फिजिकल शेयर पड़े हैं, जिसको हम डीमैट भी नहीं करा सकते, क्योंकि कंपनियों का कोई अता पता नहीं है। प्रमोटर भाग गए, मर गए, क्या हुआ, डीलिस्ट हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी है वो कंपनी। तो दोस्तों, टाइम आ गया है। एसएमई आईपीओ अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, बहुत वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, लेकिन अपनी आंख खुली रखें, समझ के फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में आईपीओ में तो पैसा लगाएं, लेकिन बाद में भी जहां रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि आज का एसएमई कल का रिलायंस, कल का इन्फोसिस, कल का विप्रो कुछ भी हो सकता है। और वेल्थ, छोटी कंपनियां जब बड़ी होती तभी बनती है। बड़ी होने के बाद आपको 10, 12, 15% रिटर्न साल की वो देती रहेंगी, लेकिन मल्टी बैगर जिसको कहते हैं, वो एसएमईज ही होते हैं। उन पे नज़र रखिए। हेल्दी एसएमईज जो बढ़ रहे हैं, अगर आप समझ सकते हैं ठीक से तो ठीक है, नहीं तो म्यूचुअल फंड के रूट से जाइए। स्मॉल कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में एसआईपी करिए, अच्छी रिटर्न आ रही है, 25 से 30% रिटर्न आ रही है। और क्या चाहिए, आप खुद डायरेक्ट करके भी इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड रूट से जाइए। अगर आपको बैलेंस शीट नहीं पढ़नी आती, नहीं समझ में आता है, वहाँ भी अच्छी रिटर्न है। कंपाउंडिंग रिटर्न 20% से ऊपर कुछ भी आ जाए ना, बल्ले बल्ले है, लाइफ झींगा लाला है। तो वो सोच के चलो, और इस तरीके से एक भेड़ चाल में फंस के अपना नुकसान न कर बैठना। थैंक यू।